2005। ठीक है ना, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। इसको फुल फॉर्म इसका होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005, है ना। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2005 या इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, है ना। और इसका जो टैगलाइन था वो टैगलाइन क्या था? तो टैगलाइन ये था, लर्निंग विदाउट बर्डन। बढ़ा दीजिए वहां पे, इस सबसे पीछे। ठीक है ना, इसका जो टैगलाइन था, लर्निंग विदाउट बर्डन। और लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब ये होता है बिना भार का अधिगम। अरे पुराने वाले छात्र को मिला होगा पहले, आप लोग घर पर छोड़ दिए होंगे, इसका मतलब हमेशा देते रहे। नया छात्र उसको दीजिए, घर पर छोड़ दिए होंगे, भुला दिए होंगे, सबको मिला होगा, एक भी बच्चा छूटा नहीं होगा, सबको मिला होगा ये वाला नोट्स। बिना भार का अधिगम, बिना भार का अधिगम। भाई फोटो स्टेट कराने में पैसा ना लगता है। बिना भार का अधिगम, फैक्ट्री थोड़े है कि सर दे दीजिए, है ना। बिना भार का अधिगम, बिना भार का अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग विदाउट बर्डन। और लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब बिना भार का अधिगम। इसका ये क्या था बताइएगा? इसका ये टैगलाइन था। जिस तरह से हम लोग कोई स्कूल कोचिंग विद्यालय खोलते हैं ना, तो हम सभी अपना अपना खोजिएगा, ढूंढिएगा, पूरा नोट्स मिला होगा, उसी में मिला होगा आपको। नहीं भाई, ऐसा सवाल ही नहीं है नहीं मिला हो, सवाल ही नहीं है कि नहीं मिला हो, मिला ही होगा। भूल गया होगा वो बात अलग है, फट गया होगा वो बात अलग है, लेकिन मिला जरूर होगा। ठीक है ना। इसका जो टैगलाइन था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का अधिगम। अब समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि आखिर एनसीएफ 2005 का जरूरी हमें क्यों पड़ा, एनसीएफ हमारे लिए जरूरी क्यों था, इस पूरे मुद्दा को समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग एनसीएफ को पढ़ने से पहले कुछ और टॉपिक पर बातचीत करेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीएफ आएंगे। ठीक है ना। बातचीत इस पर होगा कि हमारे प्राचीन काल की व्यवस्था में, कब बताइएगा? प्राचीन काल में, मतलब पुराने काल की व्यवस्था जब हुआ करता था हमारे देश में, तो उस समय प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षक केंद्रित शिक्षा हुआ करता था। कौन शिक्षा? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। अब इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है ना। और टीचर सेंटर्ड जो एजुकेशन हुआ करता था उस समय, वह द्विध्रुवीय हुआ करता था, जिसमें पहला ध्रुव पर हुआ करता था कौन? शिक्षक। और दूसरा ध्रुव पर हुआ करता था कौन? तो बालक या छात्र, कोई भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बालक या छात्र। हम कहें तो शिक्षा केंद्रित शिक्षा का बहुत सारा नाम है, सारे उपनाम को भी याद रखना होगा क्योंकि सवाल वहां से भी बन सकता है। देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा को आप जो है ये भी कह सकते हैं सत्तावादी शिक्षा। क्या कह सकते हैं? सत्तावादी शिक्षा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सत्तावादी शिक्षा के साथ साथ हम इसे राजतांत्रिक शिक्षा भी कहते हैं। राजतांत्रिक शिक्षा भी कहते हैं, राजतांत्रिक शिक्षा भी हम इसे कहते हैं। ठीक है ना। और उसी का नाम क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, नाम है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, वर्तमान की शिक्षा पद्धति का मतलब अभी का शिक्षा पद्धति, तो अभी जो अभी हमारे देश में शिक्षा पद्धति चल रहा है, तो प्राचीन वाला शिक्षा पद्धति को हटाकर नए वाले शिक्षा पद्धति अब हमारे वर्तमान परिवेश में लागू है। आखिर वह कौन सा शिक्षा पद्धति है? तो उसका नाम होगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। क्या नाम होगा बुआ? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। और इसको समझना जरूरी है कि व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति आखिर होता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति आखिर होता क्या है? तो देखिए, वर्तमान काल की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान काल की हम बात कर रहे हैं। तो वर्तमान काल में हमारे पास में कौन सा शिक्षा पद्धति है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है, बाल केंद्रित शिक्षा। और बाल केंद्रित शिक्षा जो है वह त्रिध्रुवीय हुआ करता है। कौन ध्रुवीय? त्रिध्रुवीय। जिसमें पहला ध्रुव पर जैसे शिक्षक हुआ करता था,
वैसे तो पहला ध्रुव पर शिक्षक रहेगा ही रहेगा, उसके बाद दूसरा ध्रुव पर बालक हुआ करता था तो बालक रहेगा, और तीसरा ध्रुव हमारा कौन सा जोड़ा गया? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम हमारा तीसरा ध्रुव जुड़ा। अब आपको बताते चले कि इस बाल केंद्रित का एक और नाम है प्रजातांत्रिक शिक्षा। इसको बोलते हैं प्रजातांत्रिक शिक्षा भी हम कहते हैं, या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है लोकतांत्रिक शिक्षा। लोकतांत्रिक शिक्षा भी हम इसे कहते हैं। किसको? तो बाल केंद्रित को ही, ठीक है ना। याद रखना मेरे बाबू कि शिक्षक केंद्रित में केंद्र में कौन होता है? तो याद रखना केंद्र में होता है शिक्षक। शिक्षक केंद्रित में केंद्र में कौन होगा? शिक्षक। जबकि बाल केंद्रित में केंद्र में कौन होगा? तो केंद्र में कौन होगा? तो बालक होगा। बाल केंद्रित में केंद्र में कौन होगा? तो बालक होगा। याद रहेगा। अब चलिए एक बार समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसके बाद छापने का समय देंगे, ठीक है। देखिए, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था मतलब पुराने जमाने में जब हुआ करता था, एक बार समझ लीजिए, पुराने जमाने में शिक्षक केंद्रित शिक्षा हमारे देश में हुआ करता था, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित जब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था हुआ करता था, तो उस समय की स्थिति कुछ यूं थी कि भाई उसमें केंद्र में कौन होता था? शिक्षक। और नियम यह था कि जो केंद्र में रहेगा उसी के मन के अनुसार क्या होगा? काम होगा। अब यहाँ पर केंद्र में शिक्षक है तो किसके मन के अनुसार काम होगा? शिक्षक के मन के अनुसार। मैंने शिक्षक जैसे कहेगा वैसे आपको करना है। शिक्षक अगर क्लास में आए बोले कि आज हम मैथ पढ़ाएंगे, तो किसी का हिम्मत नहीं है कहने का कि सर हमको फिजिक्स पढ़ा दीजिए। किसी का हिम्मत नहीं कहने का सर आज केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। भाई टीचर कह दिए मैथ पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा आदेश जो होगा वो सर्वोपरि होगा, हम जो कहेंगे वही होगा। तो केंद्र में कौन था? शिक्षक था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया शिक्षक केंद्रित। मतलब सेंटर में कौन? शिक्षक। जो सेंटर उसके मन के अनुसार काम होगा। तो बताइए इसमें राजा कौन हुआ करता था? शिक्षक की बालक? शिक्षक राजा हुआ करता था, और राजा का जो आदेश होगा वो प्रजा को मानना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया राजतांत्रिक शिक्षा पद्धति। इसीलिए इसका नाम पड़ गया सत्तावादी। सत्तावादी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राजा जो अपने सत्ता में होता था उसी का बात चलता था। तो इस दोनों में सत्ता में कौन था? शिक्षक था। इसके मन के अनुसार काम होता था, इसीलिए इसका एक और उपनाम दे दिया गया सत्तावादी शिक्षा पद्धति। सत्तावादी शिक्षा पद्धति, राजतांत्रिक शिक्षा पद्धति, दोनों शिक्षा केंद्रित का ही उपनाम है। किसके मन के अनुसार काम होगा? शिक्षक के मन के अनुसार काम होगा। शिक्षक जो होता था, शिक्षक की भूमिका इसमें सक्रिय होता था। शिक्षक की भूमिका इसमें सक्रिय होता था, लेकिन दुख की बात यह है कि छात्रों की भूमिका इसमें क्या होता था? तो निष्क्रिय होता था। छात्रों की भूमिका इसमें क्या होता था? निष्क्रिय। ये होते थे एक्टिव फेज में और ये होते थे इनएक्टिव फेज में। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बालक निष्क्रिय रहेगा और टीचर सक्रिय रहेगा। जो बात शिक्षक कहेगा वो बालक को मानना पड़ेगा, जो बात टीचर कहेंगे वो बालक को मानना पड़ेगा। कोई किंतु परंतु यस नो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन भैया इस तरह के शिक्षा पद्धति को देखते हुए कुछ महान वैज्ञानिकों ने विचार बनाया कि इस पद्धति को अब बदला जाए, क्योंकि यह सिस्टम सही नहीं है। और इस सिस्टम को देखते हुए हमारे प्रोफेसर जॉन डीवी महोदय ने अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए ऐसा बोला कि देखिए भाई, ये जो शिक्षा केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है उसके जगह पर बाल केंद्रित होना चाहिए, और सेंटर में जो आप शिक्षक को रखे हैं वो हम बालक को रखना चाहते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर जॉन डीवी महोदय के अनुशंसा पर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति हो गया। किससे बदलकर? शिक्षक केंद्रित से बदलकर। पहले होता था द्विध्रुवीय, अब हो गया तीन ध्रुवीय। पहला ध्रुव पर पहले शिक्षक था जैसे वैसे रहेगा, दूसरा ध्रुव पर बालक, और तीसरा जो ध्रुव जोड़ा गया वो कौन हो गया? पाठ्यक्रम। ठीक है ना। कहा गया कि शिक्षक भी रहेगा एक्टिव फेज में और इसमें छात्र भी रहेंगे एक्टिव फेज में, दोनों में से कोई निष्क्रिय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक आदमी निष्क्रिय होता था, लेकिन यहाँ कहा गया कि शिक्षक और बालक दोनों एक्टिव फेज में रहेंगे और दोनों अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस पर काम करेंगे? पाठ्यक्रम पर काम करेंगे। और इसका नाम पड़ा चूंकि बाल केंद्रित, तो केंद्र में कौन रहेगा? बालक। जो केंद्र में रहेगा उसी के मन के अनुसार काम होगा।
तो बताइए यहाँ पर किसके मन के अनुसार काम हो रहा था? शिक्षक के मन के अनुसार। यहाँ पर किसके मन के अनुसार? बालक के मन के अनुसार। तो बालक जो कहेगा उसी के अनुसार आपको पढ़ाना है। ऐसा इस नियम में कहा गया है। 50 बच्चे आपके क्लास में है, जिसमें से 45 बच्चों ने कहा कि सर आज ईवीएस नहीं मैथ ही पढ़ा दीजिए, तो आपको मैथ ही पढ़ाना होगा, क्योंकि बच्चा के मन के अनुसार कम करना हो। दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो केंद्र में कौन है? बालक है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रजातांत्रिक, का कि प्रजा का बात मानना है आपको। इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोकतांत्रिक, का है कि लोक का बात मानना है आपको। ठीक है। और केंद्र में कौन होगा? बालक होगा। तीसरा ध्रुव जो जोड़ा गया वो कौन सा ध्रुव था? पाठ्यक्रम था। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब होता है करिकुलम। करिकुलम क्यूरेरे सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षक और बालक दोनों जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसको फॉलो करेंगे? पाठ्यक्रम को। इसीलिए आज भी इसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है। हम है और आप है, और हमारे और आपके बीच में ये है। समझ में आ रहा है? तो हमारे और आपके बीच में कौन है? ये पाठ्यक्रम है। अच्छा बताइए, हम जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वहां पर बैठे हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मान के चलिए। तो कहिएगा सर वो कैसे? अरे दोनों का लक्ष्य ये है कि हमको सीटेट निकलवाना है, तुमको निकालना है भाई, लेकिन लक्ष्य तो सीटेट ही है ना। तो उसके बीच में ये कौन है? सिलेबस है। इसी सिलेबस को हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। आप भी फॉलो कर रहे हैं, हम भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा कौन है? इस यही सिलेबस हमको लक्ष्य पर लेकर जाएगा। प्रोफेसर जॉन डीवी महोदय का कहना था कि जब तक पाठ्यक्रम नहीं रहेगा, जब तक करिकुलम नहीं रहेगा, तो बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही नहीं पाएंगे। वो सीधे पढ़ेगा। पहले के जमाने में सीधे पढ़ाई होता था। सीधे कहाँ जा रहे हो? तो ज्ञान लेने, है ना। अब ज्ञान लेने, भाई ज्ञान लेकर करोगे क्या? तो बस ऐसा ही अच्छा आदमी बन जाएंगे, है ना। लेकिन अभी वो चीज है क्या? नहीं। अभी हम लोग जो नॉलेज लेते हैं, हमारा एक लक्ष्य होता है, हमारा एक एम होता है, एक टारगेट होता है। मनोविज्ञान में ऐसा कहा गया कि बिना टारगेट का कोई मनुष्य कोई काम करता है तो कोई मतलब नहीं है। टारगेट होना चाहिए, एम होना चाहिए, जीवन में लक्ष्य होना चाहिए कि भाई हमको करना क्या है, और करना क्या है उसके लिए सिलेबस होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तीसरा ध्रुव हमारा कौन सा जोड़ा गया? पाठ्यक्रम को जोड़ा गया। पहले के जमाने में जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति हुआ करता था, वो बहुत ही सत्तावादी था। शिक्षक जो कह देते थे वो बात आपको मानना पड़ता था। भले शिक्षक फी नहीं लेते थे, लेकिन कह देते कि भाई गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा चाहिए हमको। तो भाई बालक को देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन बाल केंद्रित में ऐसा बात नहीं है, फीस नहीं देगा, अंगूठा तो बहुत दूर हो गया, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐसा बात नहीं है। इसमें बालक के मन के अनुसार काम होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। ये जो कहेगा उसी के अनुसार आपको काम करना है। तो देखिए पहले वाले से अब वाला कितना परिवर्तित हो गया है ना। पहले वाला थोड़ा सा बहुत ही लग रहा है ना कि बड़ा कड़क है, सत्तावादी है, राजतांत्रिक है, छुप छुप कर डर डर कर रहने वाला है। लेकिन अब क्या हो गया है? नॉर्मल हो गया है। तो ये हुआ हमारा शिक्षा पद्धति का परिवर्तन, सिद्धांत का परिवर्तन। लेकिन सवाल इसमें है कि सर जी आप तो एनसीए पढ़ा रहे थे। हाँ ठीक है, एनसीए पढ़ा रहे थे, लेकिन इसको समझो और एनसीए पर आते हैं। कैसे हुआ कि जब तीसरा ध्रुव पाठ्यक्रम जुड़ गया ना, तो पाठ्यक्रम जुड़ने के बाद में हमारे पास में 3 सवाल आया। सवाल ये कि भैया सुनो, आप तो पाठ्यक्रम जोड़ दिए, तो चलो ठीक। अच्छा पहले इतना आप लोग नोट कर लो, इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये नोट्स में नहीं लिखे हैं। इसको हमने नोट्स में नहीं लिखा है कहीं भी, इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग क्लियर है? आवाज, आवाज क्लियर है? ऑडिबल है? विजुअल है? विजुअल है तो इतना नोट कीजिए, क्योंकि ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ। यहाँ से 1 नंबर का सवाल रहेगा पक्का। बाल केंद्रित शिक्षा केंद्र पूछवे करेगा, ठीक है ना। अरे बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा है। अच्छा लाइट नहीं जल रहा है? हो गया, अब लौक रहा है। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी।
ऑनलाइन में जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। हालांकि अभी हम लोग एनसीएफ 2005 पढ़ रहे थे, लेकिन बिना बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित पढ़े एनसीएफ भी बातें समझ में ज्यादा अच्छा से नहीं आएगा। इसीलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। मोबाइल में फोटो मत खींचिए, जल्दी से लोड नोट कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए, नहीं तो मोबाइल का चीज मोबाइल में ही रह जाता है। का जी, सही बात है कि नहीं? सच्चाई यही है। मोबाइल में तो बहुत सारा चीज है, इतना पीडीएफ पड़ा होगा। पढ़ते हैं आप? नहीं पढ़ते, हमको पता है। दुनिया का सारा चीज गूगल पर पीडीएफ बना के डाला हुआ है, लेकिन क्या कभी आप पढ़ते हैं उसको, है? हाँ, वही ना। तो दिक्कत ये है कि भाई अब थोड़ा सा कागज कलम से दोस्ती बनाइए, मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। अच्छा, एक बात आप लोग मिला है, अगर मोबाइल पे पढ़िएगा 1 घंटा 1.5 घंटा तो मन उब जाएगा, लेकिन कॉपी कलम पर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी पढ़ लीजिए तो उतना उबाऊ नहीं होगा, है ना। हाँ, उसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे सिस्टम पर जोर पड़ता है। मोबाइल पर जब आप देखते हैं ज्यादा देर के लिए वो चीजें नहीं है, कम समय के लिए। हाँ, चलिए स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया? हो गया जी, चलो। सर एनसीएफ बीपी ना ना बउआ, बीपीएससी में एनसीएफ नहीं पूछेगा। बीपीएससी में पेडागोजी है ये नहीं है तो पूछेगा कहाँ से? जल्दी उतारिए भाई, कितना समय लगाइएगा? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो अब जो है हमारे पास में तीसरा ध्रुव आ गया, कौन सा? पाठ्यक्रम, है ना। अब जब तीसरा ध्रुव पाठ्यक्रम आ गया तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? कैरिकुलम। आप पाठ्यक्रम का मतलब कैरिकुलम, तो कैरिकुलम में तो बहुत सारा क्लास आ जाएगा ना। अब जैसे मान लीजिए आपको हम बताते हैं, एक बात बताइए, क्लास 5 को मैथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अच्छा, क्लास 6 को मैथ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? क्लास 10th को मैथ पढ़ना है और क्लास 2 को भी मैथ पढ़ना है। लेकिन सवाल ये है सर, मैथ तो सबको पढ़ना है, लेकिन सवाल ये है कि क्लास 5 का बच्चा मैथ कितना पढ़ेगा? क्लास 6वीं का बच्चा मैथ कितना पढ़ेगा? क्लास 8वीं का बच्चा मैथ कितना पढ़ेगा? क्लास 10th का बच्चा मैथ कितना पढ़ेगा? मैथ तो सबको पढ़ना है। तो कैरिकुलम में आप ये कह दिए कि चलो मैथ पढ़ाओ, तो वो बहादुरी थोड़े हो गया। सवाल ये है कि कितना पढ़ाए हम उसको। तो 3 सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हो गया, क्या कि पाठ्यक्रम में हम बच्चा को क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद में कितना पढ़ाएंगे, और उसके बाद में कैसे पढ़ाएंगे। ये 3 सवाल हमारे सामने उत्पन्न हो गया, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गया। क्या कि कितना पढ़ाए, क्या पढ़ाए और कैसे पढ़ाए। अब यहाँ पर सोचिए भाई, कोई बच्चा क्लास 5वीं में पढ़ रहा है, कोई बच्चा क्लास 10वीं में, कोई बच्चा क्लास 12वीं में पढ़ रहा है। क्लास 5 के बच्चा को मान लीजिए कि हम मैथ पर उदाहरण लेते हैं, तो क्लास 5 के बच्चा को मैथ कितना पढ़ाएं, क्लास 5 के बच्चा को मैथ पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, मतलब कैसे पढ़ाए, है ना। और उसके साथ साथ में क्लास 5 के बच्चा को मैथ में क्या पढ़ाएं। ये तीनों सवाल हमारे सामने आया कि नहीं आया? लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि क्लास 10वीं में थोड़ा सा मामला बदलेगा। अब क्लास 10वीं में मैथ की जब बात आएगी
तो कोई अगर क्लास 5वीं में आपको बता भी दिया कि कितना पढ़ाइए, कैसे पढ़ाइए और क्या पढ़ाइए, तो फिर ये वाला चीज अप्लाई 10वीं में नहीं होगा, क्योंकि 10वीं का स्तर बढ़ गया रहेगा। तो यहाँ पर आपका नियम परिवर्तन चेंज हो जाएगा। मतलब क्लास 10वीं में कितना पढ़ाए, ये तो कन्फर्म है कि भाई क्लास 8वीं इतना हमको नहीं पढ़ाना, उससे तो ज्यादा जरूर पढ़ाना होगा। फिर क्लास 10वीं में, अच्छा क्लास 8वीं में जैसे आपका पढ़ाने का तरीका है, क्लास 10वीं में आपके पढ़ाने के तरीका में भी परिवर्तन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका उम्र अभी छोटा था। 5वीं क्लास का बच्चा छोटा होता है, लेकिन 10वीं क्लास का बच्चा बड़ा होता है। तो दोनों टीचिंग मेथड एक ही थोड़े होगा, दोनों जगह आपका टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, बदलना भी चाहिए। तो भाई टीचिंग मेथड बदल कर कैसे पढ़ाइएगा क्लास 10वीं के बच्चा को, और क्लास 10वीं के बच्चा को मैथ में आप क्या पढ़ाइएगा, ये तीनों चीज हमको जानना जरूरी था। उसी तरह से क्लास 12 में अगर मैथ की ही बात करते हैं तो फिर भी यह तीनों प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो रहा था, क्योंकि 5वीं के बच्चा में, 10वीं के बच्चा में, 12वीं के बच्चा में बहुत अंतर है। कहिएगा सर अंतर क्या है? अरे भाई अंतर ही अंतर है। सबसे पहला अंतर उम्र का अंतर हो जाएगा। दूसरा अंतर कितना हो जाएगा? क्षमता का अंतर हो जाएगा, कैपेसिटी। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा? लर्निंग लेवल का हो जाएगा, अधिगम स्तर का हो जाएगा। चौथा अंतर क्या होगा सर? तो विषय का भी अंतर हो सकता है, सब्जेक्ट का भी अंतर हो सकता है। हो सकता है 5वीं क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ना हो वो 10वीं में नहीं पढ़ना हो, या फिर 5वीं में जो नहीं पढ़ना हो 10वीं में पढ़ना हो। तो विषय का अंतर हो सकता है, उम्र का अंतर हो सकता है, क्षमता का अंतर हो सकता है, लर्निंग लेवल का अंतर हो सकता है, विषय का अंतर हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये तीनों प्रश्न का जवाब आखिर देगा कौन? कौन सा प्रश्न था बुआ? क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन तीनों प्रश्नों का जवाब कौन देगा? अब ये तीनों प्रश्न जो है राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया, और हमारे देश में विभिन्न आयोग का गठन हुआ। किसका जवाब देने के लिए बताइए? तो पाठ्यक्रम में 5वीं के बच्चा को कितना पढ़ाएं, 10वीं के बच्चा को कितना पढ़ाएं, और 12 के बच्चा को कितना पढ़ाएं, और उसको कैसे पढ़ाएं, और उसको क्या पढ़ाएं। इन तीनों का सटीक जवाब ढूंढने के लिए हमारे देश में यह प्रश्न राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न बन गया। उसके बाद हमारे देश में विभिन्न आयोग, विभिन्न कमेटी का गठन हुआ, जिस आयोग और कमेटी ने सभी ने अपना विचार प्रस्तुत किया था इसी पर। किस पर? क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़े। आज की डेट में वही विचार जिन्होंने प्रस्तुत किया है वही तो आज की डेट में एनसीएफ बन गया है। लेकिन हम लोग जानते हैं पहले कि भाई वो कौन कौन सा कमेटी है जिसका गठन हुआ इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो आपको बताते चले, सबसे पहले